आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बृहस्पतिवार 15 जुलाई का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन किया। जापान के सहयोग से बना यह केंद्र जापान भारत की दोस्ती का उदाहरण है। यहाँ प्राचीन शहर काशी की सांस्कृतिक समृद्धि की झलक भी मिलती है। सिगरा क्षेत्र में 2.87 हेक्टेयर भूमि पर बनाए गए इस 2 मंजिला केंद्र में 1200 लोगों के बैठने की क्षमता है। इस सम्मेलन केंद्र में एल्यूमिनियम के बने 108 रुद्राक्ष भी लगाए गए हैं और इसकी छत शिवलिंग के आकार में बनाई गई है। पूरी इमारत रात में एलईडी लाइट से जगमगाएगी। वाराणसी में इस परियोजना का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में लोगों को सामाजिक और सांस्कृतिक संवाद का अवसर प्रदान करना है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, प्रदर्शनियों, संगीत समारोहों और अन्य कार्यक्रमों के आयोजन के लिए यह उचित स्थान है। इसके गलियारे को भित्ति चित्रों से सजाया गया है। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी से सहायता प्राप्त वाराणसी इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर वीसीसी के मुख्य हॉल को आवश्यकता पड़ने पर छोटे स्थानों में विभाजित किया जा सकता है। पीएम मोदी के साथ इस दौरान जापान के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर परिसर में प्रधानमंत्री ने रुद्राक्ष का एक पौधा भी लगाया। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित थे। इस अवसर पर रुद्राक्ष पर बनी एक वीडियो फिल्म भी दिखाई गई। पत्नी के सिर पर बाल न होने पर पति ने शादी के 15 दिन बाद ही उसे छोड़ दिया। यह घटना पीपीगंज क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि जब युवक ने शादी की थी तब युवती के सिर पर विग था। शादी होने तक युवक या उसके घर वालों को जानकारी नहीं हुई। युवती जब ससुराल पहुंची तब एक दिन विग निकल गया और उसके बाद पूरे परिवार को जानकारी हो गई। परिवार वालों ने युवती को मायके भेज दिया। युवक के घर वालों का कहना था कि युवती की इस कमी को छुपाकर उसके घर वालों ने शादी की थी। उधर युवती की मां ने पीपीगंज थाने में तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की। भारत के साथ सीमा विवाद को लेकर एक तरफ चीन बातचीत में भी जुटा है तो दूसरी तरफ बेहद चालाकी से उसके सैनिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के पास स्थायी कैंप बनाने में जुटे हुए हैं। ऐसा करने से चीनी सैनिक विवादित क्षेत्रों में कुछ ही मिनट के भीतर पहुंच सकते हैं। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में सरकारी सूत्रों ने कहा कि इस तरह का एक कैंप चीनी टेरिटरी के कुछ किलोमीटर अंदर है। यह उत्तरी सिक्किम क्षेत्र के ठीक विपरीत स्थित है। यह क्षेत्र उस स्थान से कुछ ही मिनट की दूरी पर है जहां पिछले वर्ष और इस वर्ष जनवरी में भारतीय और चीनी सेना के जवानों के बीच मुठभेड़ हुई थी। सूत्र ने यह भी कहा कि चीनी सेना यहां पर ठोस कैंप बना रही है। इससे उन्हें सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने जवानों को तैनात करने में आसानी होगी। यहां पर सड़क संसाधन भी काफी बेहतर है। इसके चलते चीनी सेना भारतीयों की तुलना में सीमा पर शीघ्र पहुंचेगी। सूत्र का कहना है कि पूर्वी लद्दाख और अरुणाचल सेक्टर में भी इस तरह के आधुनिक भवनों का निर्माण देखने में आया है। ऐसे ठिकाने बन जाने से चीन के जवानों को सर्दियों के समय भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी तक पूर्वी लद्दाख में तैनाती के समय ज्यादा ठंड के दौरान काफी प्रॉब्लम होती थी। इसके चलते लगभग 90% जवानों को यहां से रोटेट करना पड़ता था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 25 जुलाई को दिल्ली में होंगी। ममता बनर्जी की दिल्ली यात्रा को 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्रों से जानकारी मिली है मई में बंगाल विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद ममता बनर्जी की यह पहली दिल्ली यात्रा है।
भारतीय जनता पार्टी के चुनाव तंत्र की ताकत के सामने हासिल की गई जीत ने अगले आम चुनाव में विपक्षी मोर्चे में ममता बनर्जी की एक बड़ी भूमिका निभाने की अटकलों को हवा दे दी है। सूत्रों ने कहा है कि यात्रा के दौरान ममता बनर्जी कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित कई विपक्षी नेताओं से भेंट करेंगी। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आतंकी पकड़े जाने का दावा किया गया। इसके बाद पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती ने भी सवाल उठाए। अब इस मामले में चर्चित शायर मुनव्वर राणा ने भी बयान दिया है। उन्होंने AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को लेकर एक बयान दिया है। कमोबेश हर किसी के द्वारा इस तरह की कार्यवाही को चुनाव आने के संकेत से जोड़कर देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी इस बात को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर तंज कसे जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि चुनाव आ गए हैं शायद। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला का कहना है कि इंग्लैंड में भारतीय टीम के साथ कोई समस्या नहीं है। राजीव शुक्ला ने टीम इंडिया में खिलाड़ी के कोरोना पॉजिटिव आने पर अपनी राय रखी है। राजीव शुक्ला ने कहा है कि टीम में सब ठीक है, कोई दूसरा खिलाड़ी पॉजिटिव नहीं पाया गया है। उन्होंने कहा सिर्फ एक खिलाड़ी पॉजिटिव है और दूसरा कोई खिलाड़ी पॉजिटिव नहीं पाया गया है। यह सब अफवाहें हैं जो फैलाई जा रही हैं। टीम इंडिया बिल्कुल ठीक है। सचिव जय शाह ने टीम प्रबंधन को पत्र लिखकर कहा है कि हर किसी को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए और टीम को काफी संभल कर रहना चाहिए। राजीव शुक्ला ने कहा कि एक खिलाड़ी को कोविड पॉजिटिव पाया गया है और उसे कोई लक्षण नहीं है। वह अपने रिश्तेदार के साथ रह रहा था, वह आइसोलेशन में है और उसका स्वास्थ्य ठीक है। वह 8 दिन पहले पॉजिटिव पाया गया था तो क्वारंटीन के सिर्फ 2 दिन शेष हैं। इसके बाद उसकी दोबारा जांच की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून के दुरुपयोग पर चिंता जताई है। कोर्ट ने आजादी के 75 वर्ष बाद भी इस कानून के होने की उपयोगिता पर केंद्र से सवाल किया है। शीर्ष न्यायालय में राजद्रोह कानून को चुनौती देते हुए उसे गैर संवैधानिक घोषित करने की गुहार लगाई गई है। इसे लेकर याचिका दाखिल हुई है। आइए जानते हैं कि क्या है राजद्रोह कानून। भारतीय दंड संहिता की धारा 124A में राजद्रोह को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति सरकार विरोधी सामग्री लिखता या बोलता है, ऐसी सामग्री का समर्थन करता है, राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करने के साथ संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो उसके विरुद्ध IPC की धारा 124A में राजद्रोह का मामला दर्ज हो सकता है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति देश विरोधी संगठन के विरुद्ध अनजाने में भी संबंध रखता है या किसी भी प्रकार से सहयोग करता है तो वह भी राजद्रोह के दायरे में आता है। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शरद खरे से बृहस्पतिवार 15 जुलाई का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। शुक्रवार 16 जुलाई को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप ब्राउज़र खोलिए, ब्राउज़र में यूट्यूब टाइप कीजिए, या तो आपके पास अगर यूट्यूब का ऐप है तो यूट्यूब खोल लीजिए। यूट्यूब खोलने के बाद आप उसके सर्च बटन पर जाइए। सर्च बटन जो आपको ऊपर
यहाँ पर दिख रहा होगा। इसमें आप ऊपर सर्च में जाइए, वहाँ LIMTY स्पेस दीजिए, KHARE ये टाइप कीजिए, लिमटी खरे। ये आपको लिमटी खरे खुला हुआ मिल जाएगा। लिमटी खरे अगर आप जैसे ही आपको ये मिलता है, आप ये राइट हैंड साइड में देखिए सब्सक्राइब, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। इस सब्सक्राइब बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सबसे पहले कहेगा कि आप जो भी आपका अकाउंट है उसमें आप अकाउंट से लॉगिन करिए। अगर आप पहले से लॉगिन हैं तो आपको ये सब करने की शायद ही ज़रूरत पड़े। ये देखिए आप लाइव लॉगिन हो जाएंगे, यहाँ किनारे में आपको यहाँ पे इसका यूट्यूब का बटन दिख जाएगा। अब ये सब्सक्राइब जो यहाँ पर लिखा हुआ है लाल रंग से, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब आ जाएगा। फिर इसके बाजू में जो ये एक घंटी बनी हुई, घंटी में ऊपर ऑल को क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। और उसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ वीडियोज़, प्लेलिस्ट सब कुछ आपके सामने मौजूद मिल जाएगी। इस तरह आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।